फांसी देना वास्तव में एक न्यायिक प्रक्रिया है या राजनीतिक दबाव के कारण या मजबूरी के कारण फांसी दी जाती है? फांसी ज़्यादातर ऐसे लोगों को मिलती है जो लोग अपना एक अच्छा वकील अपना नहीं कर सकते। सुनील गुप्ता, फॉर्मर तिहाड़ जेल ऑफिसर, ऑथर, रियल लाइफ रिफॉर्मर, जिन्होंने 35 साल तक इंडिया का सबसे खतरनाक जेल देखा, चार्ल्स शोबरा जैसे क्रिमिनल से मुलाकात की और अपने एक्सपीरियंस से लिखी ब्लैक वारंट, जो नेटफ्लिक्स इंडिया की टॉप 10 शो बनी। जैसे आप देखो, पंढेर का केस है, कोहली का केस है, कितने मर्डर के, कितने रेप के इनके ऊपर चार्जेस थे, पर वो उन्होंने वकील बहुत अच्छा कर लिया तो वो बाहर निकल गए। सिस्टम ठीक हो जाए तो ये फांसी को एबॉलिश कर देना चाहिए। 99% गरीब ही है जेल में, अमीर सब बाहर है, तो गरीबी इतना अभी बड़ा अभिशाप है। मेरा सोचना अभी भी यही है कि जो असली क्रिमिनल है वो तो कभी पकड़े नहीं जाते। अच्छा, आपने 35 साल का करियर है आपका, आपके हिसाब से जस्टिस क्या होना चाहिए? हमें लॉ एक ऐसा बनाना चाहिए जिसमें आप समय सीमा बांधो कि इस समय सीमा में आपने केस खत्म करना है। अगर इस समय सीमा में केस खत्म नहीं करते, सपोज 3 महीने उससे ज्यादा हो गए जो समय सीमा दी हुई है, तो आप रीजन दो। अगर रीजन जस्टिफाइबल नहीं है तो कंपेंसेशन दो। जेलों में रहस्यमय मौतें बहुत हो जाती है। जेलों में सुसाइड होते हैं, जेलों में कई चीजें होती हैं, वो फ्रस्ट्रेशन होते हैं सारी। और जगह क्या है कि सिस्टम है, एक सिस्टम काम करता है। हमारे यहाँ सिस्टम से काम करवाया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई भी तिहाड़ जेल में रहे आपके साथ? हाँ, रहा है वो। कैसे व्यक्ति है वो? देखें, कई सारे गैंगस्टर होते हैं दिमाग से पैदल होते हैं, वो दिमाग को साथ लेके चलते तो ये अंदर बैठे बैठे कैसे नेटवर्क को एस्टेब्लिश करते हैं? हैं। मोबाइल अगर आपके पास जेल के अंदर आ गया तो फिर आप कुछ भी कर सकते तो मोबाइल कैसा आएगा? आज के इस पॉडकास्ट से मैं ऐसे कह रहा हूँ कि पावरफुल बनना है, पैसा खूब कमाना है। हैं। मेरे में फ्रस्ट्रेशन आ रही है कि कैसे सिस्टम में हम काम कर रहे हैं। तो सेक्स रैकेट चलता है जेल में सर? This episode is sponsored by Countless Chat, built for serious Instagram creators. Automate your Instagram engagement, DMs, comments, and story replies. Everything on autopilot. सुनील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। मेरी खुशकिस्मती आपने बुलाया। पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर हम उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो बेबाक बोलते हैं, बेधड़क बोलते हैं, सच्चाई की राह पर चलते हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, जो आवाज़ उठाते हैं। हम उनसे बात करने की, मतलब हमारा जो चैनल है वो इच्छुक है इस तरह की बात करने के लिए। टोने टोटके बहुत होते हैं जेल में। ऐसा बताया जाता है कि अगर जो फांसी वाली की जो नीचे तख्ती है अगर वो उठा लो तो कुछ हो जाएगा। जेल में बच्चे ज़्यादा मतलब लड़का होगा, लड़की होगी, या फिर आप जेल की रोटी खा लोगे तो आपका कभी पाप नहीं होंगे। क्या ये सब सच्ची घटनाएं हैं? हाँ, ये सच्ची घटना है। देखें, ये क्या है, एक तो अंधविश्वास तो बहुत है, आपको पता ही है, खासकर हिंदू समाज में तो बहुत ज्यादा अंधविश्वास है। तो क्या है, जैसे टोटके हैं कि अगर आप जेल का खाना खा लेते हो तो आपके ऊपर अगर कोई आपका बुरा समय आ रहा है तो वो टल जाएगा। ऐसा किताबों में लिखा है, टोने टोटके की किताबों में लिखा है। उसमें है कि जेल के मिट्टी या पानी अगर इसकी ताबीज बना लेते हो तो उसमें आपको खुशहाली आएगी। फिर और है, उसमें लिखा है फांसी का तख्ता जो होता है, इसकी लकड़ी होती है जो, अब मजेदार बात है कि फांसी का तख्ता हमारा जो है, जब एक फांसी होती है 10 साल बाद जब दूसरी फांसी होने वाली होती है, उसके तख्ते की सारी लकड़ी गायब हो गई होती एक भी लकड़ी नहीं होती है। है। तो उसमें है कि फांसी के तख्ते की अगर लकड़ी जो है, अंदर भी चोरी। अगर फांसी के तख्ते की लकड़ी की अगर ताबीज बना के हाँ, उसको कोई बच्चा आपका रात को सोते हुए डरता है, उसके तकिए के नीचे रख दोगे या ताबीज उसके गले में डाल दोगे तो वो डरेगा नहीं। तो बड़े बड़े अंधविश्वास है। एक ऐसा अंधविश्वास था कि जेल में अगर बच्चा पैदा होगा तो लड़का ही होगा। उसके लिए मैं फिर अखबार में देना पड़ा कि नहीं, ये गलत बिलीफ है। इस साल में हमारे पास 40 बच्चे पैदा हुए, 29 लड़कियां थी, 11 लड़के थे, या 21 लड़कियां थी, 19 लड़के थे, ऐसे ऐसे कुछ होती तो थी। ये एक बात बताओ ना सर कि जैसे जो महिलाओं की जो जेल होती है वो अलग होती है, आदमियों की जेल अलग होती है, तो ये साथ में कैसे रहते हैं लोग और बच्चे पैदा कैसे हो जाते हैं वहाँ पे? ये साथ में अलाउड होता आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, मैं बात कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बाहर जो है, अगर किसी प्रेग्नेंट औरत को पुलिस ने पकड़ लिया, अब जेल में आएगी, तो जब उसकी डिलीवरी होगी, अब वो बेल करवाना चाहे करवा सकती, बेलेबल ऑफेंस में जानबूझ के आती हैं? जानबूझ के आते हैं, बेल नहीं करवाते अपनी, हम्म। ताकि जो है डिलीवरी जेल से करवा के जाए। शराब के केस में, शराब की जैसे 2 बोतल रख सकते हो, आपने 3 या 4 बोतल रख ली, 4 बोतल रख ली, पुलिस को किसी से इन्फॉर्म करवा दिया कि इसके पास 4 बोतल हैं, पुलिस आ जाएगी, आपको गिरफ्तार कर लेगी, आप प्रेग्नेंट है ना,
तो अब तो खैर कोर्ट ने बड़ी ज़्यादा डायरेक्शन दे दी कि प्रेग्नेंट को जो है ऐसे ऑफेंसेस में जेल में नहीं भेजोगे, पर उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। मैं बात कर रहा हूँ करीब करीब अर्ली 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें बहुत औरतें आती थी इसी उम्मीद से, मतलब प्रेग्नेंट होती थी। उस टाइम पे इतने आराम से बेल भी नहीं होती थी, इस उम्मीद में आती थी कि जेल में अगर प्रेगनेंसी होगी तो लड़का पैदा होगा। तो सेक्स रैकेट चलता है जेल में सर? नहीं नहीं नहीं, सेक्स रैकेट ये होता है कि अ, अगर आप सेक्स रैकेट का ये मतलब कह रहे हैं कि बाहर से लड़कियां आती हैं कुछ करें, ऐसा सुना है पर देखा नहीं है कभी। देखा नहीं है कभी, एक केस में देखा था, वो मैंने अरविंद केजरीवाल जी को बता दिया था सॉल्व नहीं किया। ना, जिस पे सोल्व नहीं किया। बवाल हो जाएगा सर इस बात पे, देखो सरकार बन रही है उनकी, अरविंद केजरीवाल जी की बात, बहुत खतरनाक बवाल हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, ये चीज़ मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कोई भी चीज़ अनसब्सटेंटिएटेड या हल्के उससे नहीं की, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं कह रहा हूँ आपको। जेलों में रहस्यमय मौतें बहुत हो जाती है। रिसेंटली अभी सलमान खान का भी केस आया था मुंबई के अंदर, वहाँ पे जिनको पकड़ा गया था एक ने फांसी लगा ली अंदर ही अंदर, या फिर बाथरूम में मर गए, ऐसा कोई केस था। ये रहस्यमय मौतें होती है वास्तव में, या फिर ये भी पावर का गेम है? लॉ ये कहता है कि कोई भी जेल में अगर मौत होती है तो उसकी इंक्वायरी होती है। जुडिशियल इंक्वायरी भी हो सकती है, जज मजिस्ट्रेट जो होता है वो भी जांच कर सकता है, या एसडीएम भी इंक्वायरी कर सकता है। तो हर एक चीज़ की मतलब इंक्वायरी तो होती है, अब पर उसका जो कारण जो है उसके पीछे, कई बार गैंगस्टर्स की लड़ाई होती है तो मार दिया। वो कई बार क्या होता है कि एक आदमी बाहर से बड़ा इतना पीड़ित होता है, वो सुसाइड कर लेता है, वो सिस्टम का ऐसा मारा हुआ होता है। तो बेशक इसमें इंक्वायरी होती है, कुछ भी होता है, पर इस सिस्टम जो है जब तक इम्प्रूव नहीं होगा, रिफॉर्म नहीं होगा इसमें, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। तो एक मूवी आई है, अभी आपने देखी होगी जेलर। मैं शुरुआत थोड़ी सी यहाँ से करूँगा, एक वीडियो आपने देखा होगा। सर ये वीडियो बताता है कि जेलर साहब की पर्सनालिटी जो है बहुत दबंग, सॉलिड, गुंडों से लड़ने वाली, मार धाड़ करने वाली। गुंडे अगर सामने आ जाए तो थर थर कांपने लग जाए। बट आपके व्यक्तित्व को देख के यार लगता है बहुत, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है आपका, बहुत शांत प्रवृत्ति का है। सर 35 साल ऐसी खूंखार जगह पे कैसे बिताया आपने? देखिए, जेलर के बारे में ये मिसकंसेप्शन है जो बॉलीवुड ने फैलाया हुआ है। जेलर को बड़ा खूंखार दिखाते हैं, या जेलर को बिल्कुल जोकर दिखाते हैं, या जेलर के साथ जो है पुलिस की ड्यूटी अलग दिखा देते हैं, उसमें दिखाते हैं कि वो बाहर से पकड़ के लाया है किसी को, फिर जेल में डाल दिया। ये सब मिसकंसेप्शन है। जेलर का काम जो होता है वो खाली जेल के अंदर का होता है, जेल से बाहर उसका लॉ एंड ऑर्डर से कुछ भी लेना नहीं होता। वैसे तो हर एक का बाहर के लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करने में हेल्प करनी चाहिए, तो खाली उतनी ही ड्यूटी होती है जेलर की बाहर के लॉ एंड ऑर्डर में। जेलर बाहर से लोग पकड़ के नहीं ला सकता, उनको जेल में नहीं डाल सकता, जैसा कि बॉलीवुड में दिखाते हैं। जेलर का जो है, देख, जेलर अगर खूंखार होगा जैसे दिखाते हैं, जो जेलर की सबसे बड़ी ड्यूटी है, एक तो है सेफ एंड सिक्योर कस्टडी ऑफ प्रिजनर्स। जो कैदी है उनको सेफ रखना। सेफ रखना, कोई भागे नहीं, कोई किसी के ऊपर अटैक ना करे, ये ड्यूटी जेलर की मेन ड्यूटी है। दूसरी जेलर की ड्यूटी है कि रिफॉर्म, रिहेबिलिटेट एंड रीइंटीग्रेट द प्रिजनर इनटू द सोसाइटी। अगर आप खूंखार होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप ये रिफॉर्मेशन वाला जो काम है वो कर सकेंगे, क्योंकि जब आप खूंखार होंगे तो आप सारी बातें खूंखारों वाली करेंगे। हो सकता है कि आप ला खूंखार तो उसी को कहते हैं ना, डेयर डेविल, जो ला वाली बात ही ना करे। तो अगर वो बात नहीं करोगे तो आप रिफॉर्म नहीं कर सकते, और आप एक फेल्ड ऑफिशियल होगे कि अगर आप रिफॉर्मेशन का या पॉजिटिविटी में नहीं सोचते। तो जेलर की जो पर्सनैलिटी भी है, मैं सोचता हूँ मेरे जैसी होनी चाहिए। बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आपकी जब जॉब लगी थी फर्स्ट 1981 में, आपकी जॉब चार्ल्स सोबरास की वजह से लगी थी? नहीं नहीं नहीं, उसकी उसकी वजह से नहीं। मतलब जब आपका जो इंसिडेंट था, जो आपने बुक में बताया है कि यार वो उस व्यक्ति ने मेरी ऐसी मदद करी कि मैं सब सेट हो गया। नहीं, ऐसा होता है, मेरे को जो सिलेक्शन हुआ था वो तो सरकार ने किया था, सरकार की डीपीसी थी जिसने सिलेक्शन किया था। सिलेक्शन के बाद एक छोटा सा होता है रोल ज्वाइनिंग का। आपको जब अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया तो आप उसको ज्वाइनिंग देने जाते हो डिपार्टमेंट में। तो मैं जब ज्वाइनिंग के लिए गया था
तो तब मुझे ऐसा उन्होंने वो जवाब दिया कि नहीं, यहाँ पे तो कोई जॉब, ये वाली असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की कोई पोस्ट खाली नहीं पड़ी। मैं हैरान, मैंने कहा यार मैं रेलवे की नौकरी छोड़ के आ रहा हूँ, तो यहाँ कोई जॉब है नहीं, तो मैं क्या करूँगा। और अपने प्राइम यूथ में था, 24 साल का था मैं तब। तो फिर मेरे को ये तो पता था कि इसको डिले कर सकता है ये, पर मना नहीं कर सकते। जब सरकार ने मेरे को चुना है, यार तुम कौन होते हो कि तुम मेरे को ज्वाइन ना करने दो। उस समय पे इस बंदे ने हेल्प की, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, टाइपिंग का ज़्यादातर काम जो है ना, जो मैं रीजन जो मैं समझ पा रहा हूँ, टाइपिंग का काम जो है ज़्यादातर हमारे प्रिजनर करते हैं। तो चार्ल्स सोबराज का टाइपिंग वगैरह में काफ़ी अच्छा वो था। तो और इसकी जो है जेल ऑफिसर्स भी इससे कहते हैं काफ़ी दबते थे उस टाइम के जो थे। तो ये फिर वहाँ गया, इसने कहा चलो एक ऑफिसर को जो है अपने साथ मिला लो, कम से कम दबा रहेगा। शायद शायद मैंने कहा उसकी ये सोच होगी, उसको ये नहीं पता था कि ये ऑफिसर वैसा नहीं है। उसने कहा चलो एक ऑफिसर को अपने उसमें पॉकेट उसमें ले लो। तो उसने जाके सारा फटाफट जाके मेरा ज्वाइनिंग लेटर जो है उसको जेल की स्ट्रेंथ पे मुझे करवा दिया। ये काम उसने किया। अभी बात होती है आपकी चार्ल्स सोबराज से? पिछले नहीं साल तो कोई, हुई थी। हाँ पिछले साल हुई थी, उसके बाद नहीं, है बाद में आपकी बुक प्रमोट करने आए नहीं आए हो? उन्होंने कहा था मैं बुक प्रमोट अगर आप बुलाओगे तो मैं आऊँगा, पर मुझे लगता नहीं कि अपने आप ही इतना चल रहा है तो प्रमोट करवाने की क्या ज़रूरत है उसे। मैंने एक लॉयर का इंटरव्यू किया था कुछ टाइम पहले, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि सर एक बात बताइए कि इंडिया की जेलों के अंदर गरीब कितने लोग हैं और अमीर कितने लोग हैं, और गरीब ही हमेशा जेलों में रहते हैं या और अमीर भी रहते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, बहुत दुखद है अभिषेक जी, कि 99% गरीब ही हैं जेल में, अमीर सब बाहर है। तो गरीबी इतना अभी बड़ा अभिशाप है, उसको मिटाने के लिए लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मर्डर करते हैं, पैसा कमाने के लिए जेल में आते हैं। क्या वो वास्तव में सुधर के बाहर निकल सकते हैं लोग, या निकलते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कही है। देखिए मैं आपको अगर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं वो बताऊं तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो हिंदुस्तान की जेलें हैं, करीब करीब 1300 कुछ जेलें हैं, और उसमें 5 लाख प्लस प्रिजनर हैं। 85% जो प्रिजनर हैं वो लोग गरीब घरों से होते हैं। गरीब घरों मतलब जिनकी की साल की इनकम जो है 1 लाख रुपए से कम है। अब ये तो है नहीं कि मतलब और बंदे ऑफेंस नहीं करते, खाली गरीब ऑफेंस करते ऐसा हैं, नहीं हो सकता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जो आप वकील साहब की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल उनका ठीक है, गरीब होते हैं। अच्छा, अब मैं फांसी के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं जगह जगह मैंने बयान दिए हैं। फांसी के क्यों खिलाफ हूँ कि आप देखेंगे फांसी ज़्यादातर ऐसे लोगों को मिलती है जो लोग अपना एक अच्छा वकील अपना नहीं कर सकते। लीगल एड के वकील के ऊपर हैं तो आपको फांसी की सज़ा होने की चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपने बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं उसको कर लिया तो आप निकल जाओगे। जैसे आप देखो पंढेर का केस है, कोहली का केस है ना, कितने कितने मर्डर के, कितने कितने रेप के इनके ऊपर चार्जेस थे, है? पर वो उन्होंने वकील बहुत अच्छा कर लिया तो वो बाहर निकल गए। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे यहाँ जो प्रिजनर हैं, हमारे यहाँ भजन मंडली वगैरह बनी हुई है जेल के अंदर। प्रिजनर्स होते हैं जो भजन वगैरह गाते हैं म्यूजिक के उस पे। तो एक बड़ा अच्छा गाना है उनका। उनका गाना है, मुजरिम ना कहना मुझे दोस्तों, मुजरिम तो सारा जमाना है, पकड़ा गया वो चोर है, बाकी सब जग सियाना है। इससे आगे भी है पर ये 4 लाइनें काफ़ी हैं आपके लिए। मतलब वो मुजरिम क्यों बने, क्योंकि वो गरीब है। अगर उनके पास पैसा होता शायद वो मुजरिम बन के जेल में ना आते। तो ये तो देश की बहुत बड़ी विडंबना हो गई। बहुत बड़ी एक विडंबना विडंबना है कि है आप कि पकड़े गए हैं, आपको तो हर कोई थू थू करेगा। पर जो असली असली क्रिमिनल, तो जो मेरा सोचना है, मेरा सोचना अभी भी यही है कि जो असली क्रिमिनल है वो तो कभी पकड़े ही नहीं जाते। आपको आपको रिग्रेट होता है कभी किस बातों का, कि यार ये आदमी तो नहीं छूटना चाहिए था? 35 साल का करियर है। देखें उसमें क्या होता है, रिग्रेट होता है कि इस आदमी को नहीं छूटना चाहिए था, या ये आदमी छूट जाना चाहिए था, ये होता है। और मैंने इसी इसी वजह से मैंने विद द एसोसिएशन ऑफ जुडिशरी, दिल्ली जुडिशरी के साथ मिलके, एक हमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस आनंद, उनका एक लेटर आया था कि आप अगर आपकी लोक अदालतें सिविल केसेस में तो लगती हैं, अगर आप क्रिमिनल केसेस में भी लोक अदालत लगानी शुरू करो, जिसको स्पेशल कोर्ट कहते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तिहाड़ जेल या जो दिल्ली जेल है, सबसे पहली जेल थी जिसने स्पेशल कोर्ट्स लगानी शुरू की।
जिसमें कि हम जुडिशरी के साथ हमने लाइजन करके उनको कहा कि एक मैजिस्ट्रेट जो है आप जेल पे भेज दिया करें महीने में 1 बार या महीने में 2 बार। और हम केस ऐसे आइडेंटिफाई कर लेते थे जिसमें कि 3 साल तक की कैद हो सकती है। और फिर हम उनकी लिस्ट बना के पुलिस से उनका वेरिफिकेशन करवा लेते थे कि वो लोग जो है हैबिचुअल नहीं है। अगर वो हैबिचुअल नहीं होते थे तो उनका केस हम स्पेशल कोर्ट के आगे रखते थे। और अगर मुलजिम जो है स्पेशल कोर्ट के आगे अपना क्राइम कन्फेस कर लेता था तो मोस्ट ऑफ द टाइम जज साहब जो है लीनियंट व्यू लेके उसको जो है ऑलरेडी जो उसने जेल में सजा काटी है, जो एज ए अंडर ट्रायल जो पीरियड बिताया है, उसके ऊपर उसको छोड़ देते थे। तो करीब करीब जब मैं जेल से मैं विदा हुआ हूँ, करीब करीब हमने मेरे ख्याल 8,000 के केसेस जो है उनका निपटारा ऐसे कर दिया था। तो ये चीज़ें होती हैं, शॉर्टकट मेथड हैं, या प्ली बार्गेनिंग होती है, उसकी कोर्ट भी हम लगाते थे, उसमें हमने काफ़ी लोग छोड़े। तो अब देखें, अब एक आदमी रिक्शा पुलर है, अब रिक्शा पुलर है, उसको चोरी के केस में जेल में आ गया। जब वो चोरी के केस में जेल में आएगा, कोई उसकी बेल देने वाला नहीं होगा, क्योंकि बेल देना ये नहीं होता कि आपने पैसे जमा करवा दिए तो आपकी बेल हो जाएगी, जैसा कि जनरल कंसेप्शन है, ऐसा नहीं होता। बेल देने के लिए एक आदमी को श्योरिटी स्टैंड करना होता है, जो ये कहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखेगा और जब भी कोर्ट की डेट होगी इसको मैं कोर्ट की डेट में पहुंचाऊंगा। ये कंडीशन होती है। तो वो कंडीशन देने के लिए कोई तैयार नहीं होता, खासकर गरीब लोगों में तो बहुत मुश्किल होता है ऐसा बंदा ढूंढना, राइट। उससे वो जेल में पड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को इन स्पेशल कोर्ट्स का इतना फ़ायदा हुआ कि मैंने जैसे आपको बताया 8,000 के करीब निकल गए, तब तो और बहुत ज़्यादा हो गया होगा नंबर। तो ऐसे लोगों को इन स्पेशल कोर्ट्स का बहुत फ़ायदा होता था, क्योंकि उनको कोई अगर कन्विक्शन हो भी गई, किसी ने सरकारी नौकरी तो उसको मिलनी नहीं है। ये आपने करवाया सब वहाँ पे सब कुछ? ये एक्चुअली एक लेटर आया था, ये एक चीफ जस्टिस का लेटर आया था जो उस टाइम के चीफ जस्टिस थे। उस लेटर को हमने बड़ा सीरियसली परसू किया जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने। एज ए रिजल्ट स्पेशल कोर्ट लगनी शुरू हुई और अभी तक ये चल रही हैं। मैं 5000% श्योर हूँ अभी इस बात से आपके कि जब ये बात हो रही होगी, जब ऐसा कोई लेटर आ रहा होगा, तो बहुत लोगों ने आपको अपोज किया होगा कि तो नहीं करेंगे। बिल्कुल। लोग क्या, मैं मैजिस्ट्रेट्स का कह रहा हूँ जो मैजिस्ट्रेट थे, जो वकील थे, वो अपोजिशन में थे। मैजिस्ट्रेट ये कह रहे थे कि सुनील गुप्ता जी, तो आप प्रेशराइज उनको कर रहे हो कि आप अपना क्राइम कन्फेस कर लो ताकि लोग निकलें, जेल आपकी खाली करें। हाँ, मैंने कहा प्रेशराइज तो उसको अगर जब आपके सामने भी कोर्ट के आगे आते हो तब भी कोई प्रेशराइज कर सकता है उसको। पहली बात तो हम प्रेशराइज क्यों करेंगे, और प्रेशराइज तो कोई बंदा कहीं भी हो सकता है। और जज साहब जब कोर्ट जेल में लगती है, जज साहब कई बार पूछते हैं कि तो अपनी मर्जी से अपना क्राइम कन्फेस कर रहा है। अगर वो कहता है मैं अपनी मर्जी से कन्फेस कर रहा हूँ, तभी उसकी बात को सीरियसली लेते हैं, नहीं तो उनको वापस कर देता है। अगर उनको लगता है ये अपनी मर्जी से कन्फेस नहीं कर रहा, उसके केस को वापस कर देते हैं कि वो जेल में रहेगा, उसको नहीं छोड़ना। तो ये चीज़ें शॉर्टकट जो है ये क्यों है? देखिए, हम ये शॉर्टकट इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि हमारा जो एक रेगुलर सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो सक्सेसफुल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे सक्सेसफुल नहीं। जेलों में जितने अंडर ट्रायल्स ज़्यादा होंगे, उतना वो रिफ्लेक्शन है कि आपका क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन ढीला है। क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन आता है? सबसे ऊपर जज होता है, फिर पुलिस होती है, फिर प्रोसिक्यूटर होते हैं, और उसके बाद जो जेल होती है। ये 4 उसके हिस्से होते हैं। अगर क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन दुरुस्त होता है तो आपके इतने अंडर ट्रायल्स नहीं होते। अगर दुरुस्त होता है तो कन्विक्ट ज़्यादा होते हैं, अंडर ट्रायल्स कम होते हैं। तो आप देखेंगे हिंदुस्तान का, मैंने 1981 में जब नौकरी ज्वाइन की थी, उस टाइम पे हमारे पास जो अंडर ट्रायल्स और कन्विक्ट का पॉपुलेशन 1981 में बराबर लगभग होता था, 50-50 हो गया। पर सुप्रीम कोर्ट उससे भी सेटिस्फाई नहीं थी। वो कहते नहीं, ये 50% बहुत ज़्यादा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी डायरेक्शंस इशू की कि सिस्टम और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। कई बार स्ट्रिक्चर पास किए, पर इन सब का नतीजा कुछ निकला नहीं। उसका रिजल्ट ये है कि अगर आप 2022 की जो स्टैटिस्टिक्स उठा के देखोगे, उसमें जो मैंने आपको 5 लाख प्लस जो प्रिजनर बताए हैं, उसमें 76%, 50% से 76% पे अंडर ट्रायल है, और 24% जो है
कन्विक्ट है या डिटेन्यू है। इससे ये क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हमारा सिस्टम बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रहा। इसीलिए देखो होता है ना, लोग किसी रेपिस्ट को पकड़ा, उसको अगर पुलिस ने एनकाउंटर मार दिया बड़े खुश होते हैं, या निर्भया के उनको जो फांसी पे लटका दिया बड़े खुश होते हैं, हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ बड़े खुश होते हैं। मतलब क्योंकि लोगों का, एक आम आदमी का, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है इससे विश्वास उड़ गया, तभी वो ऐसे खुश होते हैं। सर मैं आपसे एक बहुत तकलीफदायक और एक बहुत हार्श क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, मैं आया इसलिए हूँ। ठीक है? सही सही बताना, आप रिकॉर्डिंग करेंगे हम इसके और इसको मैं पब्लिश भी करूँगा। सर फांसी देना वास्तव में एक न्यायिक प्रक्रिया है या राजनीतिक दबाव के कारण या मजबूरी के कारण फांसी दी जाती है? देखिए, जो फांसी दी जाती है, आप देखो पहले किसको दी जाती है। ज़्यादातर आप देखेंगे फांसी जो दी जाती है ऐसे लोगों को दी जाती है जो अपना वकील, ये बात मैंने पहले भी कही है, जो लोग अपना वकील ठीक वकील नहीं कर पाते उनको फांसी दी जाती है। अगर आपने ठीक वकील कर लिया, आपने 50 खून भी किए वो भी माफ कर सकते हैं? बहुत। आपने देख, मैंने आपको पंडेर का एग्जाम्पल दिया है, कोहली का एग्जाम्पल दिया है, 20-25 उनके ऊपर मर्डर का, वो कोहली के ऊपर थे केस। अब वो देखो, अब ही इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्विटर। तो फांसी की जो प्रक्रिया है, ये मैं कहता हूँ तब तक तो चले जब तक हमारा सिस्टम ठीक नहीं होता। सिस्टम ठीक हो जाए तो ये फांसी को एबॉलिश कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल 100%। बिल्कुल। किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में आप फांसी नहीं देखोगे। फांसी एक तरह का शॉर्टकट मेथड है, जैसे कि आप आवाज़ बंद कर देते हैं, इवन न्यायिक प्रक्रिया की आप आवाज़ बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो तो आपको पता नहीं कितनी चीज़ें मिल जाएं। जैसे आप देखो, मैं बताऊं आपको, आपने ड्रग एडिक्ट पकड़ा, आपने उसके पास 5 ग्राम स्मैक मिल गई, आपने पकड़ के उसको जेल में डाल दिया। अगर इसको इन्वेस्टिगेट करे पुलिस, हाँ भाई तू किससे लाया था, ड्रग बता किससे लाया था, उसने बताया कि इससे लाया था, उसके ऊपर छापा मारे जाके, वो फर्दर वो कहाँ से लाया था उस पर वो करें, तो आप एक तह तक बात पे पहुंचोगे, उससे आपका क्राइम खत्म होगा। आप क्राइम खत्म करने की बात नहीं कर रहे, आप क्रिमिनल को खत्म करने की बात कर रहे हो कि उसको आपने जेल में भेज दिया, आपने क्रिमिनल को खत्म कर दिया। आप विदेशों में जाएंगे, वहाँ पे क्या होता है कि बहुत कंट्री में लॉ है कि अगर आपने एक आदमी को एक्विटल कर दिया, सपोज मर्डर का केस है, मर्डर में आप देखेंगे 60% एक्विटल हो जाते हैं। तो एक्विटल हो गया तो ये पुलिस की ड्यूटी है कि लॉ को ये स्पेकुलेट करना चाहिए, इसमें स्टिपुलेट करना चाहिए कि अगर इसने मर्डर नहीं किया तो किसने किया। हम वहाँ पे जाते ही नहीं, हमारा तो खाली हो गया, वो एक्विटल हो गया, केस खत्म। अगर पुलिस ने उसको एक्विटल किया है तो आगे उनको चाहिए उस पुलिस वाले को कहें या थानेदार को कहें कि तू बता भैया ये मर्डर किसने किया था, इसने तो किया नहीं था, किसने किया था, ताकि पुलिस डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करे। राइट। अब तो आप खाली क्रिमिनल को जेल में डाल दिया, आप सोचते हो कि आपने जस्टिस कर दी, बात खत्म होगी। उससे क्या है कि आपका क्राइम इतना बढ़ गया। आप देखें, अगर थानों में FIR वगैरह देखेंगे, मेरा सोचना ये है कि आपका जितना क्राइम होता है उसका 10% भी रिकॉर्ड नहीं होता। बड़ी मैं बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये आपको। हाँ राइट। मैं तो सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए बता रहा हूँ, 10% भी रिकॉर्ड नहीं होता। अगर आपका 100% रिकॉर्ड होना शुरू हो जाए थाने के उस पर, तो वैसा आपकी जेलें ऐसी भरी पड़ी हों। आप देखेंगे अमेरिका में आप जाओ, अमेरिका में 8 प्रिजनर पर आई थिंक 1000 प्रिजनर, 8 लोग जेल में है। हर 1000 लोगों पे 8 लोग जेल में। हाँ, तो वहाँ की जेलों में हमारे से कई गुना ज़्यादा उनके यहाँ प्रिजनर है। अब भारत में देखोगे, मैंने आपको जैसे बताया कि कोई 5 लाख प्लस प्रिजनर है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन थी। ये तो मजाक हो गया, मतलब हाँ, है? तो अब आप सोच रहे हो उसमें सिस्टम मजाक बन गया है सर, मतलब हमारे यहाँ हर कोई क्रिमिनल है, पकड़ा खाली गरीब जाता है, राइट। जो पकड़ा गया वो चोर है, बाकी सब जग सियाना है। लॉरेंस बिश्नोई भी तिहाड़ जेल में रहे हैं आपके साथ? हाँ, रहा है वो। कैसे व्यक्ति है वो? यहाँ पे वो, इसने कोई घटना नहीं, उसने दुर्घटना नहीं घटी थी, यहाँ भी रहा, शांति से रहा। किस तरह के व्यक्ति है, मतलब क्या, कैसा नेचर है? गैंगस्टर है। नेचर कैसा है जेल में, नेचर कैसा है? नेचर में वो देखें, कई सारे गैंगस्टर होते हैं दिमाग से पैदल होते हैं, हाँ। वो दिमाग को साथ लेके चलते, बस ये फर्क है। दिमाग को साथ लेके चलते हैं, जो चीज़ करते हैं बड़ा सोच समझ के, और उसके क्या रिपरकशन होंगे सोच के चलते। देखें क्या होता है कि हमारे यहाँ जो लाइफ कन्विक्ट होते हैं, उम्र कैदी जो होते हैं,
उम्र कैदियों का क्या होता है कि इनको अगर 10 क्राइम भी इन्होंने किए हो ना, और अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट इसको है ऑलरेडी है, तो बाकी सारी सजा जो उनके कंकरेंट होती है। ये हमारा लॉ कहता है, कानून कहता है। तो इसलिए उनको कोई डर ही नहीं है। अगर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई, अगर वो कुछ और भी बदतमीजी करता है, एक्सटॉर्शन करता है, बीटिंग करता है, कुछ भी करता है, वो तो वही है। तो वही उसको तो वो जो सजा उसने काटनी है उसके साथ कंकरेंट हो जाएगी वो। तो इस चीज़ का ये लोग जो है फायदा उठाते हैं। और जो गैंगस्टर्स होते हैं, इनका क्या होता है कि इनको जब होता है कि बाहर इनको खतरा है जान का, तो ये जानबूझ के जेल में अंदर रहना पसंद करते हैं और अपनी बिल तभी करवाएंगे जब जब इनको लगेगा बाहर खतरा नहीं है, तब बिल करवाएंगे, तब बाहर जाएंगे। तो ये अंदर बैठे बैठे कैसे नेटवर्क को एस्टेब्लिश करते हैं? देखिए, अगर मोबाइल आपके पास आ गया, मोबाइल अगर आपके पास जेल के अंदर आ गया, तो फिर आप कुछ भी कर सकते तो मोबाइल कैसा हो। है? प्लस आप अपने गैंग को चलाना चाहो, क्योंकि ये हर एक प्रिजनर जो है हफ्ते में 2 बार अपने घर वालों से या दोस्तों से मिल सकता है, हफ्ते में 2 बार। और अपने घर पे रोज बात कर सकता है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली ही सिर्फ? हाँ, तो अपने घर पे रोज वो बात कर सकता है। तो उसमें जो भी उनको गैंग चलाने की बात होती है, गैंग चलाने कोई इतनी बड़ी कोई न्यूक्लियर साइंस तो है नहीं कि उसको सीखना पड़ेगा। तो गैंग चलाना है, उसमें यही है, उसको ये मैसेज दे देना, उसको ये मैसेज दे देना, उसको ये कर दो, इसको किडनैप करवा देना, इससे पैसा एक्सटॉर्ट कर लो, ये इंस्ट्रक्शन देनी होती है। इतना सिंपल है? हाँ, वो अपना टेलीफोन से भी कर सकते हैं, हाँ। मोबाइल अगर है तो उससे भी भेज सकते हैं, और अपना घर से जो मिलने वाले आए हैं उन दोस्तों से भी करवा सकते हैं। तो कोई इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं है। मेरे को लगता है सर आप उनके साथ रहे हो ना, आपने भी किसी की कुटाई कराई होगी पीछे से। पक्का बता रहा हूँ, कराई है आपने किसी ने किसी की कुटाई तो? नहीं, करवाना चाहो करवा सकते हो। अब फिर अभी अभी नहीं बताऊंगा आपको, फिर बताऊंगा। अच्छा, आपने करवाई है पर? फिर बताऊंगा। पर क्या मुझे ऐसा लगता है कि, और सब लोगों को ऐसा लगता है कि जो सरकार है वो जेलर को, आपकी जैसी पर्सनालिटी को वहां पे इसलिए प्लेस करती है ताकि जो कैदी है वो अपना साम्राज्य चला सके। नहीं, देखिए, अब जरूरी नहीं होता कि कोई आदमी का अगर खूंखार नहीं होगा तो वो जेल नहीं चला सकता। आप तो इस कंसेप्शन पे चल रहे हैं। नहीं, जेल जो है आपने रूल्स के हिसाब से चलानी है, और रूल्स के हिसाब से चलाने के लिए आपको पूरी जो है जो लॉ का ज्ञात तो होना चाहिए। जो जेल मैनुअल है उसमें क्या लिखा हुआ है, रूल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा जो है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। आपका एटीट्यूड जो होता है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तो आप जेल नहीं चला सकेंगे। देखें, जैसे होता है कि आप जो कुछ किसी को देंगे वही आपको वापस मिल जाएगा, और जेल में तो ये चीज़ बड़ी जल्दी मिलती है, बड़ी जल्दी मिल बहुत जल्दी मिलती है। प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, प्यार और देंगे गुस्सा तो देंगे तो प्यार, गुस्सा मिल हाँ, जाएगा। गुस्सा देंगे तो गुस्सा मिलेगा, बहुत जल्दी मिलती है। और अगर आप उनको प्यार दे रहे हो तो आप देखोगे खूंखार से खूंखार प्रिजनर भी है, वो भी रास्ते पे आ जाएगा, आपकी इज्जत करेगा। और अगर आप उसको आंखों से डंडे के जोर पे आप चलाने की कोशिश करोगे, देखिए जो डंडे के जोर पे है, आप एक शरीफ आदमी को जो कि जेल में पहली बार आया है, उसको तो आप डंडे के जोर पे, जैसे स्कूल मास्टर होता है वो क्लास को कंट्रोल में कर लेते, वैसे कर सकते हो। पर आप जो जो दूसरे अंदर गैंगस्टर्स हैं, टेररिस्ट हैं, उनको आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा खूंखार है। अगर आप उनके साथ खूंखारी करोगे तो वो आपसे उससे ज़्यादा खूंखारी में बोलेंगे, जिससे कि आपको अपनी इज्जत बचाने की मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए आप देखें, आपको हैरानी होगी ये सुन के कि हमने जेल में बीटिंग जो है टोटली प्रोहिबिटेड है, टोटली प्रोहिबिटेड है। अगर किसी भी स्टाफ के ऊपर अगर आता है कि उसने किसी प्रिजनर को बीट किया है, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होता है। हमारे कई जो खूंखार वाली जो बात आप कर रहे हैं, खूंखार जो स्टाफ के थे वो कहते हैं जी अगर हम बीटिंग नहीं करेंगे तो हम जेल नहीं चला सकते। तो हमने फिर उनको समझाया, आप बीटिंग करते किसकी हो? आप बीटिंग करोगे या तो पैसे वाले की बीटिंग करोगे, या आप बीटिंग करोगे एक गरीब आदमी की। अपने एक सैडिस्टिक जो एक आपकी टेंडेंसी है, क्योंकि आप जेलर हो, आप तो खूंखार हो, उसकी प्लेयर को पूरा करने के लिए आप या तो पैसे वाले को मारोगे, या आप जो है किसी ऐसे आदमी को मारोगे, गरीब आदमी को मारोगे जिसका जो जेल में पहली बार आया है। अगर आप में इतनी खूंखारी है, आप इनको मार के दिखाओ ना, जो टेररिस्ट हैं। उनको नहीं मार सकते? हाँ, किसी गैंगस्टर को मार के दिखाओ ना। फिर आपकी खूंखारी खाली इन 2 आदमियों के ऊपर क्यों चलती है? उसके ऊपर, पैसे वाले के ऊपर, इसलिए कि आपको पैसा आएगा।
गरीब आदमी को आप मार रहे हो खाली अपने एक प्लेयर को जो है, सैडिस्टिक प्लेयर को जो है दिखाने के लिए, आप अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए कि मैं जेलर हूँ, वो कर रहे हो। तो इसलिए हमने बीटिंग बिल्कुल मना की हुई थी। और अब भी कोई भी अगर हमारे पास ऐसी कंप्लेंट आती है, या पहले जब मैं 2016 तक था, मेरे पास काफ़ी देर तक विजिलेंस भी रहा है, आती थी कंप्लेंट, तो हम उसमें उसको बड़ा सख्ती से उसको जो है डील करते थे। आज भी आप कांटेक्ट में हैं जेल के साथ? आज हाँ, भी आप कई कंसल्ट कई करते हैं इनको? कई जेलों के साथ हूँ। मेरे को जेल के जो स्टाफ है, तो वो कोई भी मेरे से उन्होंने कंसल्ट करना होता है, मैं उनको बताता हूँ रूल पोजीशन के। क्योंकि मैं इसमें क्या है कि 1988 में एक जेल मैनुअल बना था, तो वो अकेला मैं ही था जेल से जिसने उसको बनाया था। 1988 के बाद जेल मैनुअल जाके आप लगाएं 2018 में बना है, 30 साल के बाद। तो उनको पता है कि इसको रूल पोजीशन पता है। जेल मैनुअल जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट का मॉडल जेल मैनुअल बनना था, तो उसमें उन्होंने मेरे को एक कमेटी का जो है चेयरमैन बनाया हुआ था। तो स्टाफ को विश्वास है कि रूल नॉलेज जो है इनको पता है, तो वो मुझसे पूछते हैं और मैं उनको बताता हूँ। मेरे को बड़ी खुशी होती है अगर मैं उनकी हेल्प करता हूँ तो। अच्छा, आपने 35 साल का करियर है आपका, आपके हिसाब से जस्टिस क्या होना चाहिए? जस्टिस, हाँ, बहुत अच्छी बात कही है आपने। मेरे हिसाब से जस्टिस टाइम बाउंड जस्टिस होनी चाहिए। जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड, ये तो बड़ी अच्छी मैक्सिम है। सब लोग कहते हैं जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड। अब आप देखें, एक आदमी चोरी के केस में, हम अखबारों में पढ़ते हैं 15-15 साल तक जेल में रह गया, 20-20 साल तक जेल में रह गया। मर्डर के केस में 10-10 साल तक जेल में रह गए रहते हैं। ये हम जस्टिस डिनाई कर रहे हैं जब इतना देर तक जेल में रख रहे हैं। इसके लिए एक समय सीमा होनी चाहिए। एक समय सीमा होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि समय सीमा सीमा होनी चाहिए कि 10 साल से ऊपर जिनकी सजा हो सकती है जिस ऑफेंस में, उसमें आपने 3 साल में तो पूरा केस को कंक्लूड कर देना है। कंक्लूड करना है। अगर 3 साल में कंक्लूड नहीं करते, तो जज को रीजन देने होंगे कि कंक्लूड क्यों नहीं कर पाया। और अगर इनऑर्डिनेट डिले हुई है तो आप कंपेंसेशन दो, विक्टिम को भी और एक्यूज को भी। ये वाह, तो क्या आपको बात मैंने, कही हाँ, आपने। हाँ, मैंने ये वाली बात। दूसरा है 7 से 10 साल तक की जिसमें कैद हो सकती है, उसमें आप सपोज 2 साल आपने टाइम दे दिया, और उसमें भी यही वाला चीज़ रिपीट करो। 7 से 10 साल में अगर केस खत्म, 7 से 10 साल जिसमें कैद हो सकती है, उसका अगर आपने 2 साल में ख़त्म कर दिया केस, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा टाइम लिया तो रीजन दो, नहीं तो कंपेंसेशन भी आपको दे सकते हैं। तीसरा, जहाँ पे 7 साल से नीचे 1 साल में ख़त्म करो। अगर नहीं होता तो आप ये रीजन दो, रीजन नहीं देते तो कंपेंसेशन दो। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में जहाँ कंपेंसेशन का प्रोविजन हो जाता है ना, जहाँ पे कंपेंसेशन का प्रोविजन हो गया, सिस्टम दौड़ने लग जाता अपने आप दौड़ने लगेगा। है, दौड़ने लगता है। आप देखें, आरटीआई एक्ट आया था, हाँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट फायदा आया था। उठाया गवर्नमेंट ने भयंकर। गवर्नमेंट ने उसमें क्या, जब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया तो उसमें क्या होता था कि आपको 1 महीने में इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो आपके ऊपर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है आपके ऊपर फाइन इम्पोज कर सकता था। या तो गवर्नमेंट को देना होता था फाइन, यानी तो वो ये भी कह सकता था कि आपकी तनख्वाह से कटेगा ये पैसा। ओ भाई साहब, जब उन्होंने ये ला आया और बहुत सारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ने फाइन लगाया अथॉरिटीज़ के ऊपर, पब्लिक अथॉरिटीज़ के ऊपर लगाया, सिस्टम आरटीआई एक्ट हमारा दौड़ रहा था। जहाँ पे उसमें थोड़ी लेक्सिटी आई है, अब फिर ढाल की दो बात उस पे वो है। तो हमें ला एक ऐसा बनाना चाहिए जिसमें आप समय सीमा बांधो कि इस समय सीमा में आपने केस खत्म करना है। अगर इस समय सीमा में केस खत्म नहीं करते, सपोज 3 महीने उससे ज़्यादा हो गए जो समय सीमा दी हुई है, तो आप रीजन दो। अगर रीजन जस्टिफाइबल नहीं है तो आप कंपेंसेशन दो। जहां आपने बात की तो आपका सिस्टम चलता। मैं आपको एक और इसका बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 का शायद वो केस था, अरनेश कुमार का, अरनेश कुमार का केस था, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा था शायद। उसमें डॉरी के केस में जहाँ 7 साल तक की सजा हो सकती है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्ट्रिक्चर पास किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कहा था कि 7 साल तक की जिसमें केसों में सजा होती है, पुलिस अगर अरेस्ट करती है तो उसको बेल दे देगी, क्योंकि ऐसे केसों में करप्शन बहुत होती थी। राइट, राइट। अगर पुलिस बेल नहीं देती तो आप जज उसको बेल दे देगा,
ठीक है, पहले पुलिस नहीं देती, वो जज के आगे पेश करेगा, जज उसको बेल दे देगा। जज अगर बेल नहीं देता, वो रीजन देगा कि उसने बेल क्यों नहीं दी। जहां आपने रीजन पूछना शुरू कर दिया ना भाई साहब, काम आपका बड़ा अच्छा हो जाता है। और अगर रीजन सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो उन्होंने लिखा कि जो क्रिमिनल जस्टिस फंक्शनरी है, जज हो गए, पुलिस हो गई, इनके ऊपर डिपार्टमेंटल केस लिया जा सकता है अगर ये इन जो जो उन्होंने उसमें डायरेक्शन दी है इसको अगर वो फॉलो नहीं करते। उस दिन के बाद, उससे पहले हजारों लोग होते थे जेलों में जो 7 साल तक की कैद जिसमें हो सकती है, जेलों में पड़े होते थे, सड़ रहे होते थे, जैसे मैंने आपको बताया स्पेशल रिजल्ट कोर्ट। नहीं आया अभी उसका, मतलब अब उसका रिजल्ट इतना अच्छा आना शुरू हो गया है जब से उन्होंने अवनीश कुमार की जजमेंट आई है, तब से आप देखोगे 7 साल तक की जो कैद हो सकती है जेलों में बहुत कम लोग हैं। जहाँ पहले हजारों में होते थे, अब आपको मिलेंगे जेलों में बहुत कम लोग मिलेंगे, क्योंकि आपने जवाबदेही उसमें जो है, जवाबदेही आपने उसमें फिक्स कर दी, वो कर दी, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। राइट। तो ऐसे जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे कर रही है तो गवर्नमेंट ऐसे क्यों नहीं कर सकती। बड़ी मेरे को ना उम्मीद थी कि जब ये नए लॉ आए थे, मैंने कहा शायद टाइम बाउंड डिस्पोजल हो जाएगा, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। जो पुराने वाली चीजें हैं, मैं अपनी पॉलिटिकल थिंकिंग से ये बात नहीं बोल रहा या प्रेजुडिस होकर नहीं बोल रहा, जो पुराने लॉ थे वही को वही रिपीट कर दिए। सोलिटरी कन्फाइनमेंट कभी आज तक 35 साल में मैंने किसी को नहीं देखा कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट जेल में मिली हो। सोलिटरी कन्फाइनमेंट के प्रोविजन रख दिए, हैंडकप्स के प्रोविजन रख दिए जो कि बड़े रिग्रेसिव माने जाते हैं। सारी पुरानी बातें गंदी गंदी थी वो तो रख दी हैं। जो चीज इनको करनी चाहिए थी, इनको समय सीमा बांधनी चाहिए थी ट्रायल की, वो इन्होंने नहीं किया। एज ए रिजल्ट मुझे लगता है जो नया लॉ भी आया है उससे आप कुछ भी नहीं करने वाले। जैसे पहले आपके अंडर ट्रायल चल रहे हैं, भरे पड़े हैं जेलों में, अभी भी ऐसे भरे रहेंगे। उससे नुकसान कितना हो रहा है? मतलब आप उसका जजमेंट नहीं दे पा रहे हो, पुलिस लगी है, खाना पीना खिला रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, पैसा बहुत बर्बाद होता है उसके अंदर। अगर इस समय सीमा के बांध दी गई तो पैसे की बर्बादी रोकी जा सकती है। देखिए हमारे यहाँ ना सैडिस्टिक प्लेयर है, हमारे यहाँ जो हिंदुस्तानी है उसको सैडिस्टिक प्लेयर है, उसको ये होता है कि मुझे मिले या ना मिले मेरे पड़ोसी को नहीं मिलना चाहिए। और इसी उसके ऊपर जो हमारा सिस्टम ये काम कर रहा है। राइट। अब देखें, अगर आप विदेशों में जाएंगे, सैडिस्टिक प्लेयर इसलिए कि और जज को भी पुलिस को भी जेल में भेज के बड़ी एक शांति मिलती है कि जेल में भिजवा दिया तो बस जाते। विदेशों में आप देखोगे, विदेशों में जो जेल जो है, जेल इज द एक्सेप्शन एंड बेल इज द रूल इन एवरी केस। आप देखेंगे वहां पे कन्विक्ट की पॉपुलेशन जो है वो 25 से मतलब उसका जो है 75 से 80% क्रिमिनल ये कन्विक्ट की पॉपुलेशन होगी, और 25 से 30% अंडर ट्रायल होंगे, जबकि हमारे यहाँ उल्टा है। तो ये सिस्टम का अब सर्जरी आपको करनी पड़ेगी, पर वो कहते हैं कि वो घंटी कौन बांधेगा, तो ये क्योंकि सही बात है, मतलब सर मुजरिम तो कोई मेरे ख्याल से इंटेंशनली तो बहुत कम बनते होंगे। आपने भी 35 के घर में देखा होगा 8 से 10%। सिर्फ 8-10% इंटेंशन से ही कर रहे हैं कि नहीं यार ऐसा हो गया, कर रहे हैं। सिस्टम के कारण लोग ज्यादा मुजरिम बनते हैं। बिल्कुल, सिस्टम के कारण ज्यादा वो है। फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, यार इसने मेरा काम नहीं किया, क्यों नहीं किया। जेलों में सुसाइड होते हैं, जेलों में कई चीजें होती हैं, वो फ्रस्ट्रेशन से होती हैं सारी। आपका अगर खाली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक ही आप मतलब समझते हो कि इसको जेल में भिजवा देना, आप देखो 2 जनों की लड़ाई हुई, अगर पार्टी पैसे वाली है, दूसरी पार्टी पूरा पुलिस को ब्राइब कर देगी कि इसको जेल भेज दो, मतलब उनको जेल भेज के उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि उसको जेल में भेज दिया। या किसी पैसे वाले के घर में चोरी हो गई है ना, उनके नौकर ने, भगवान जानता होगा कि उसने किया है कि नहीं किया, पर उसको बड़ी शांति मिलेगी अगर उनके नौकर को पकड़ के पुलिस जो जेल में डाल देगी। तो हमारे यहाँ सिस्टम अगर जब तक टाइम बाउंड सिस्टम नहीं होता तब तक मिसकैरेज ऑफ जस्टिस बड़ी भयानक हो रही है, और इससे भी भयानक आगे होगी। आज तक आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है आपके पूरे सिस्टम में जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई हो जेल में, और वो भी जिंदा हो? नहीं, देखिए क्या होता है कि आपने किस इंटेंसिटी से आवाज उठाई है इस पे डिपेंड करता है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आपने आवाज उठाई है तो ये ठीक है, आपसे आपके जो ऑफिसर जो हैं वो आपसे नाराज हो जाएंगे, आपके सुपीरियर आपसे नाराज हो जाएंगे, ये तो बड़ी आम बात है। अगर आप कभी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ वो करेंगे, मैं आपको अपना केस बता। हाँ बिल्कुल, कोई ऐसी कहानी बताइए था। मुझे हाई कोर्ट ने बताया, हाई कोर्ट मैं जो है लिंक था हाई कोर्ट या जुडिशरी के बीच में और
जेल एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है मैं लिंक था। जेल एडमिनिस्ट्रेशन को कोर्टों को कोई बात कहनी होती थी, ज़्यादातर मेरे थ्रू होती थी, या उन्होंने कुछ कहना होता था, ज़्यादातर मेरे को बुलाते थे जज और कहते थे ऐसी शिकायतें आ रही हैं, अपने उसमें करो। मुझे एक जज साहब ने बुलाया, जस्टिस सिस्तानी, मैं नाम भी बता देता हूँ, हाईकोर्ट के जज थे। उन्होंने कहा कि सुनील, आजकल आपकी जेलों से ना एक्सटॉर्शन की बड़ी वो आ रही हैं कि लोग एक्सटॉर्ट कर रहे हैं और बीटिंग हो रही हैं, जो पैसे नहीं दे रहा ब्राइबरी के ऊपर बीटिंग हो रही है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। अभी हमने जुडिशियल एक्शन नहीं लिया, अगर हम जुडिशियल एक्शन लेना शुरू कर देंगे तो आप फिर ये मत कहना कि हमने कोई आपके ऊपर ज्यादती की है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ये वाली बात कन्वे कर दूंगा। हमारी एक जीओस की मीटिंग होती थी, जिसमें कि हर एक मतलब यूनिफॉर्म फोर्स में जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ एक जीओस की मीटिंग होती है, जो गेस्टेड अफसर होते हैं वो सारे के सारे जो है उस मीटिंग में आते हैं, जिसको कि डायरेक्टर जनरल जो है हेड करता है। मैंने अनमीटिंग दी, वो वाली बात एज इट इज बता दी। मैंने कहा जज साहब ये कह रहे थे, हाईकोर्ट के जज का कहना बहुत बड़ी बात होती है, वो नहीं तो सीधा एक्शन ले लेते तो हम कहीं के ना रहते, उन्होंने पहले में वार्न कर दिया। तो मैंने ये बात सबके बीच में कह दी। एसपी भी बैठे होते हैं, डीआईजी भी होते हैं, आईजी भी होते हैं, डीजी भी होते हैं, पर मेरे जो बॉस थे उनको उनको लगा इसकी ये हिम्मत कि सबके बीच में कह दिया कि एक्सटॉर्शन आजकल बढ़ गया है और ब्राइबरी के लिए बीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, इसकी ये हिम्मत। उसके बाद भाई साहब क्या हुआ जो मेरा लास्ट के 2 साल थे ना, जो मैंने नौकरी बिताए हैं, लास्ट के 2 साल इतना परेशान करा इन्होंने। रोज मुझे एक मीमो उठा के दे रहे, मतलब पूरे जो पूरी 33 साल की नौकरी, मुझे एक मीमो नहीं मिला था। रोज मुझे एक मीमो मिल जाए, उसमें ये दिखाओ कि आपने इस ऑफिसर को ये एडवाइस क्यों नहीं किया, जबकि एडवाइस मेरे से को पूछेगा तभी मैं दूंगा। या उसमें ये लिखा होता था कि आपने इस एडवोकेट को जो है लीगल इंटरव्यू कैसे करवा दी, वो मेरी पावर में थी। या उसमें ये लिखा हुआ था कि कोई 10 साल पहले जो है कोई हमने एक प्रोजेक्टर और वो खरीदा था, स्क्रीन खरीदी थी, ये जो अपने वार्डर्स होते हैं, ट्रेनिंग का प्रोग्राम मैं ही करता था, वो आपने खरीद ली, उसमें आपने फलां फलां से जो है आपने परमिशन क्यों नहीं दी। वो एक फॉर्मेलिटी थी, वो पैसे किसी और के थे, उनसे वो परमिशन का कह रहे थे। तो मुझे इन्होंने 8-10 मीमो, जो मेरे आखिरी 2 साल थे, खाली इसी बात से कि मैंने सबके बीच में वो वाली बात कह दी। और दूसरा क्या था कि मैंने अरविंद केजरीवाल जी को मैंने जाकर बता दिया कि जेल में आजकल बहुत भ्रष्टाचार है, और इतना भ्रष्टाचार है कि कुछ एक कैदियों के मैंने नाम बताए उनको जाके। अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे को अपने घर बुलाया, उससे पहले मैं उनसे ऑफिस में मिला, फिर उन्होंने घर बुलाया, वहाँ भी मैंने जाके रिपीट किया। मैंने कहा ये लोग हैं जो दब के वहाँ पे एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पूरी जेल का डिसिप्लिन जो है खराब किया हुआ है, और कैदियों के पास शराब भी पहुंच रही है, और कैदियों के पास औरतबाजी भी हो रही है। आपने नाम बता दिया अरुण केजरीवाल जी को। तो मुझे फिर कहना कि सुनील जी आप फिर घर पे आना। मैं फिर घर पे गया, घर पे उनको बताया, रिपीट की मैंने, जेल मंत्री भी साथ थे सत्येंद्र जैन जी। तो फिर कहने कि यार ये एक बात तो आप कह रहे हो कि डायरेक्टर जनरल ऐसे कर रहा है, पर ये तो सुप्रिंटेंडेंट जेल जो है फंस जाएगा इस उस पे। अब मैंने कहा जो भी फंसे वो अपने आप नाम बताएगा कि किसके कहने से वो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। पर आप लगाएं कि उस बात का कोई भी पॉजिटिव असर नहीं हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि जिस दिन मैं रिटायर हो रहा था, मैं 29 जुलाई 2016 को रिटायर हुआ। 22 जुलाई 2016 को मुझे 20 पेज की चार्जशीट दे दी कि मैंने कोई स्क्रीन और प्रोजेक्टर खरीदा था, तो उसमें मैंने आईटी डिपार्टमेंट की परमिशन क्यों नहीं दी, जबकि खरीदा मैंने था ही नहीं कुछ। आपको खुद को डाल दिया। मैंने कुछ खरीदा नहीं था, क्योंकि मेरे को खरीदने की कोई पावर नहीं थी, मैं तो एक लीगल एडवाइजर था, मैं तो खाली एडवाइस कर सकता था। तो मुझे कह रहे हैं कि आपने ऐसी एडवाइस क्यों नहीं दी उनको कि आप ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा मुझे फाइनेंशियल उस मैटर की मेरे को कहाँ से पता होगा, मैं जेल मैनुअल या और चीज़ तो बता सकता हूँ, फाइनेंशियल मैटर के बारे में तो नहीं बता सकता ना। राइट। अगर डीजी ने कोई हुक्म दिया है कि आप प्रोजेक्टर स्क्रीन खरीद लो, तो उनको चाहिए था अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछते। उन्होंने कहा और हमने जो है उसको खरीद लिया। खरीद भी हमने नहीं लिया, उन्होंने उसको आगे नेगोशिएट किया। 2 लाख के करीब का इस पे खर्चा था। उसकी मुझे चार्जशीट दे दी, जैसे कि बहुत बड़ा उन्होंने भंडाफोड़ कर दिया हो, और चार्जशीट दे दी खाली परेशान करने के लिए। आप देखें गवर्नमेंट में क्या होता है, अगर आपने किसी को परेशान करना है आप उसको फर्रा पकड़ा दो। तो वो वाला केस जो है करीब करीब 6 साल तक, आप देखो मतलब आदमी कितना डिस्टर्ब हो जाता है
6 साल तक वो, क्योंकि जो डायरेक्टर जनरल थे वो मेरे से 2 बातों में खफा थे। एक तो मैंने सबके सामने क्यों कह दिया कि जेल में एक्सटॉर्शन हो रहा है और जेल में बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक्सटॉर्शन तो होता रहता है हमेशा, पर उन दिनों में बहुत ज़्यादा हो रहा था और ब्राइबी की बहुत सारी वो शिकायतें आ रही थी। एक तो वो, और दूसरा मैं अरविंद केजरीवाल जी के पास चला गया। उसका नतीजा मैंने 6 साल तक भुगता। 6 साल तक वो चार्जशीट 2022 तक 2022 में गवर्नमेंट ने जाके मेरे को एक्सोनरेट किया, तो था ही नहीं उसमें कुछ। 2022 में जाके एक्सोनरेट किया और जो भी मेरे ड्यूज देने थे इन्होंने विद इंटरेस्ट दिए। अब दिए जाए। 6 साल तक मानसिक प्रताड़ना हो जाती है सर ये तो। तो आप देखो ना, पूरी फैमिली मेरी जो है, खाली मैं डिस्टर्ब नहीं था, मेरी फैमिली मेरे से ज़्यादा डिस्टर्ब थी। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि आप किसी को चार्जशीट दे रहे हैं, अखबार में निकलवा दो। अखबार में जैसे आप निकलवाओगे तो उसके बाद क्या है, सब जगह शोर मच जाएगा कि सुनील गुप्ता जी ने बड़ा घपला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बस उसको आप लड़ते रहो। सुनील जी एक डायलॉग याद आ गया, चपड़ासी से लेकर आप ऊपर तक आप सब लोग करप्ट हो चुके हैं। सारे पूरा सिस्टम सिस्टम और करप्ट हो हो गया गया। है। अगर आप करप्ट नहीं होते तो आपको वो ऐसे मक्खी की तरह निकाल के फेंकेंगे, तब भी आप नहीं निकल रहे, फिर आपको इस तरीके से जो है वो करेंगे। लास्ट के 6 महीने, एक सिंघम का मूवी का डायलॉग था, ये सावंतकर आपके साथ 6 महीने तक खड़ा रहेगा। मेरे आज तक 1 रुपया नहीं करा। गजब का डायलॉग था सर। सर ये तो मतलब, ये तो आज आपने ऐसी बातें कर दी कि मतलब दिमाग की भी नसें खड़ी हो गई मेरी तो हाँ, आज। मतलब जो भी देखो सिस्टम, हर कोई चाहता है कि जिस तरीके से उनका चल रहा है ना, वहाँ पे उनका एक इंस्टीट्यूशन का जैसे भी एक धारा बह रही है, अब उसी में बहते जाओ। जहाँ भी आप धारा के खिलाफ खड़े नहीं हुए ना, आपको उठा के ऐसे फेंक देंगे कि आप कहीं के रहोगे नहीं, आप अपने आप को नहीं पहचान पाओगे कि आप कौन हो। तो यहाँ पे एक बात बता दो, सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है इंडिया में, जिसके पास पैसे के अलावा कौन पावरफुल है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट में जो नेता है वो है। हाँ, नेता कानून उनको बनाना है। अगर वो कानून अच्छा बनाए, अगर कानून अच्छा बनाते हैं तो कानून अच्छा बनाए तो आप देखें पूरा सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा। पर मुझे लगता नहीं कि कोई सीरियसनेस किसी की है कि कानून अच्छा बनाए। बहुत फ्रस्ट्रेशन है लोगों में। मेरे में फ्रस्ट्रेशन आ रही है कि कैसे सिस्टम में हम काम कर रहे हैं। हाँ बोलो, और एक तो हर एक में एक वो है कि दूसरे को विक्टिम करके हाँ, खुद अपने आप को साफ करना, अपना पलड़ा झाड़ना हाँ, झाड़ना है। अपना पल्ला जो है वो झाड़ देना है। मैक्सिमम मैंने एक ना आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू किया था सर, मैंने उनको बोला था कि नेता है, एक बिजनेसमैन है और एक ब्यूरोक्रेट्स है, ये 3 लोग ही मिलके सब कुछ कर रहे हैं। सारा घोटाला जितना हो रहा है, सारे अपराध जितने हो रहे हैं, क्या इन लोगों को पता नहीं है? बोले सर पता है। मैंने बोला क्या कर सकते हैं? अभिषेक जी कुछ नहीं कर सकते, अपन पॉडकास्ट करते हैं। आप देखिए, रामायण में लिखा हुआ है, रामचंद्र, वो एक गाना आपने सुना होगा ना, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना कौवा मोती खाएगा। कौवा मोती खाएगा। या होते जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज का टाइम ये कलयुग है, घोर कलयुग है। इसमें जो पावरफुल है वो जो मर्जी करे, जो दबा हुआ है वो दबा रहता है, उसको कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। मतलब पैसा कमाओ, मतलब पैसा कमाओ, और पावरफुल बनो। पैसा कमाओ, पावरफुल बनो, या आप अपने गैंगस्टर बन के बड़े हो, पावरफुल होना, टेररिस्ट बन के पावरफुल होना, सरकार ये चाहती है। अगर आप ये बन गए, आप पावरफुल बन गए, या पॉलिटिक्स उसमें पावरफुल बन गए, तो आप फिर अपने नीचे वाले को दबाओ, बस। इसके अलावा कोई दूसरी चीज मैंने यहाँ होते हुए नहीं देखी। ये जो नेता आते हैं, जो जेल के अंदर आते हैं, थोड़े दिन के लिए रहते हैं, आईएएसी से रहते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, फिर वापस आईएएसी करते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं, और देखा जाता है तो ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। आईएएस आईपीएस आईएएस आईपीएस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जो न्यूज़ थोड़ी वायरल होती है उनको थोड़े दिन तक ज़्यादा रखा जाता है, फिर न्यूज़ थोड़ी दबती है, फिर वो साइलेंट में एकदम बाहर हो जाते हैं। ऐसा ही वो होता है। तो ऐसे ही होता है। देखें, अगर ये भ्रष्टाचार को जो है अगर रोकना चाहते हैं, तो आप जब तक कोई कानून ऐसा नहीं बनाओगे, जब तक आप इनके ऊपर लगाम नहीं कसोगे ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर आते हैं भ्रष्टाचार के, 1000 करोड़ का घोटाला। सीधी सी बात है कि अगर कोई एक सीनियर ऑफिसर जो है, अगर वो भ्रष्टाचार है, तो आप लगा के चलो नीचे तक, चपरासी तक सारे भ्रष्टाचारी हो। और कोई आदमी अगर उसमें भ्रष्टाचार को उठेगा, लड़ेगा उसको, तो उसको सर्वाइव नहीं करने देंगे। बिल्कुल सर्वाइव नहीं करने देंगे, आपको बनना ही पड़ेगा, करप्ट बनना ही। बनना, या तो करप्ट बनो या नौकरी छोड़ दो। आज के इस पॉडकास्ट से मैं सीख रहा हूँ कि पावरफुल बनना है, पैसा खूब कमाना है, और मेरी ऑडियंस को भी बताऊंगा पावरफुल बनो
और पैसा खूब कमाओ, पैसा खूब कमाओ और तब जाके तुम एकदम बढ़िया तरीके से जी पाओगे, राजा की तरह जी पाओगे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान। इसलिए देखा जाए पैसा वाले लोग बहुत इंडिया छोड़ और के जा रहे जगह, हैं हाँ, नहीं। और जगह क्या है कि सिस्टम है, एक सिस्टम काम करता है। हमारे यहाँ सिस्टम को से काम करवाया जाता है। आप सिस्टम को जो है, आप जितना आप सिस्टम में चेक करोगे उतने आप ज्यादा सक्सेसफुल। अच्छा, आपने एक बात तो बोली थी सर कि ना, जब पहली बार जो कैदी आता है ना, वो बहुत रोता है पहले दिन, तो दूसरे दिन खाना नहीं खाता है, तीसरे दिन खाना नहीं खाता है, चौथे दिन वो साथ साथ में सबके साथ बन जाता है, एक जैसा हो जाता है। अभी अरविंद केजरीवाल जी और इनके सब साथियों को भी जेल हुई, तो क्या इनका भी क्रिमिनल माइंडसेट बन सकता है क्या? लेकिन जो ऑर्डिनरी क्रिमिनल माइंडसेट होता है, जो कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होता है, वो तो उसको जब भी आप जेल में भेजोगे तो वो बहुत छटपटाएगा, बहुत। और खासकर इज्जत वाला है तो वो तो उसको तो ये लगेगा कि उसकी तो पूरे परिवार की इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल गई उसके जेल जाने से, उसकी लाइफ खत्म होगी। वो इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि इवन सुसाइड तक वो कर सकते हैं। उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है, जब वो जेल में पहले दिन रो रहे होते हैं तो दूसरे प्रिजनर काफ़ी काम आते हैं। वो कहते हैं तू भाई क्यों रो रहा है? वो कहते हैं मेरे ऊपर एक गलत केस लगा दिया। तो वो कहता है तेरे पर तो ये गलत केस लगाया है, मेरे ऊपर तो पुलिस ने 4 केस गलत लगा दिए हैं। मैं तब भी देख रहे यहाँ पे अपना खेल रहा हूँ, खा रहा हूँ, सब कुछ है। तो जब वो देखता है कि वो उसको ऐसे सांत्वना दे रहा है तो उसको लगता है थोड़ा सा वो रिलैक्स होता है। फिर और लोग आएंगे, वो कहे मेरी तो बेटी की शादी हो रही थी, पुलिस ने जानबूझ के अपोजिट पार्टी के प्रेशर में आके मुझे उठवा दिया। फिर उसको सांत्वना होती है यार मेरे साथ तो ऐसा कम से कम नहीं हुआ। ऐसे करते करते 3-4 दिन में वो रिलैक्स हो जाता है। जब अपने कोमेट से वो बात करता है वो रिलैक्स हो जाता है। और उसके बाद उसको लगता है कि यार खाली मेरे साथ जाती नहीं है, सबके साथ जाती हुई है। तो आप हफ्ते बाद उसको जो घर वाले मिलने आएंगे, जो पहले दिन आए थे रो रहा था वो, घर वाले भी रो रहे थे, हफ्ते बाद आप देखोगे वो खाना भी ठीक खाना शुरू कर देता है और उसका हंसता हुआ मिलता है अपनी फैमिली को। बस यही जरूर कहता है कि बेल जल्दी करवा तो लो। ये नेता जब जेल जाते हैं, जैसे गरीब लोग हो गए, फिर मिडिल क्लास हो गए, फिर अपर क्लास हो गए, तो जेल में भी ऐसा ही सिस्टम होता होगा, गरीब, मिडिल, अपर क्लास, पैसे वाले, और जो नेता और जो लोग हैं, तो नेता नेता के साथ ही रहता है। अच्छा, मेरे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए यहाँ पहले ना तिहाड़ में सिस्टम होता था कि जो पढ़े लिखे होते थे, मतलब जो ग्रेजुएट हैं या जो इनकम टैक्स पे ही होते थे, उनको बी क्लास फैसिलिटी मिलती थी। बी क्लास फैसिलिटी का मतलब होता है स्पेशल डाइट मिलती थी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, चाय वगैरह जब भी आपने पीनी है पियो, और फर्नीचर मिलता था, किताबें मिलती थी, बहुत कुछ होता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1900 अर्ली 80s में उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी कि अ, कि हमें ये बात समझ नहीं आती कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनकम टैक्स पे ही हैं, जिनको पता था कि हम ये क्राइम करेंगे तो हमें ये सज़ा हो सकती है, उनको ये बेटर क्लास क्लास कैसे देते, बी क्लास कैसे देते। और जो एक अनजान अनपढ़ आदमी है जिसको पता ही नहीं था कि क्राइम क्या क्या इसका रिपरकशन है, उसको जो है ये ऑर्डिनरी क्लास में रख देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, बी क्लास और सी क्लास क्लासिफिकेशन का। तो हमारे यहाँ 97 में ये सिस्टम अबॉलिश हो गया था। ओके। पर अभी भी आप और जेलों में जाएंगे, खासकर साउथ इंडिया की जेलों में, वहाँ पे अभी भी क्लासेस है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, स्पेशल क्लास। पॉलिटिशियन जो होते हैं उनको स्पेशल क्लास में रखते हैं, पैसे वाले हो गए ए क्लास में आ जाते हैं, लाइक दैट। अभी भी पैसे के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। आपकी बुक में लिखा हुआ है सर, अपने तो बात कर ली, क्योंकि अभी अपन तो सिर्फ पॉडकास्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, होगा कभी मौका पड़ेगा तो सिस्टम चेंज करने पे भी उतरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे का थोड़ा बताइए ना, जब उनके जो जो उनके हत्यारे थे, उनको भी जेल में उसी टाइम पे डाला गया था, आपके टाइम पे ही। हम्म। तो उनका क्या माइंडसेट था? वो हमेशा बोलते थे कि नहीं, हमको मारना ही है, इसलिए हमने मार दिया, या फिर किसी के दबाव में, प्रेशर में? नहीं नहीं, मेन इनका जो जो ऐसे क्राइम होते हैं कि आप एक चीज को जानते हो कि आप अगर ये चीज करोगे तो आपको ये सजा मिल सकती है, फिर आप कैलकुलेट करते हो कि आपको ये फायदे हो सकते हैं। फायदे क्या होंगे? जैसे कोई टाइम होता था, अब सोशल डिग्रेडेशन इतना आ गया है, कोई टाइम होता था कि अगर कोई क्राइम करता था
तो पंचायत वाले उनको बाहर कर देते, तो उनके वो कहते थे इनसे कोई रिश्ता नहीं करेगा, कोई कुछ संबंध इनसे बना के रखे। कई बार तो गांव से निकालने का उनका वो पंचायत वाले हुक्म दे देते थे। पर आज के टाइम में जो क्राइम जो है इसने बड़ी रिस्पेक्टेबिलिटी ले ली है। आज की डेट में कोई कास्ट वाला है वो बड़ी अकड़ से कहता है कि अरे इसने तो नीरज भवानी ने 10 मर्डर कर दिए, या मदन या किसी का भी नाम लेके इसने तो 10 मर्डर कर दी इसने, मतलब वो ऐसे बोलता है जैसे कि उसने उस कास्ट का नाम जो बड़ा ऊपर कर दिया। ऐसी धर्म के ऊपर होते हैं। धर्म पे अगर आपने किया, अगर आपके धर्म के जो वो है, जो धर्म के संचालक हैं, अगर उसको आप रिस्पेक्टेबिलिटी दे रहे हैं उस क्राइम को, तो नेचुरली वो करेगा। उसको पता है कि अगर मैं कर रहा, मैं चला भी गया तो मेरी फैमिली को पीछे जो है, जो धर्म के संचालक हैं, वो सब चीज़ें उसको फैसिलिटी देंगे, उसको शहीद में नाम हो जाएगा, तो करते हैं। तो मतलब पहले हमें सोसाइटी, जैसी सोसाइटी होगी वैसा क्राइम होगा। अगर सोसाइटी क्राइम को रिस्पेक्टेबिलिटी दे रही है तो आप बताओ क्राइम खत्म हो ही नहीं सकता, अनलेस कि आप सर्जरी करो पूरे इसकी क्रिमिनल कोड की। नहीं, अपन तो जब तक जिएंगे तब तक ऐसे ही हो गए, तो आगे का पता नहीं करना है। पड़ेगा बिल्कुल। हम भी तो अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने कैसा सिस्टम छोड़ा है। करना पड़ेगा, चेंज करना करना पड़ेगा पड़ेगा, बिल्कुल किसी को बिल्कुल। आगे आना पड़ेगा। हम देखो बचपन में होते थे ना, मैं आपको बताऊं बचपन में अगर आज से मैं 50-55 साल पहले की बात हूँ, तब एक पिक्चर आई थी समाज को बदल डालो। मतलब तब भी वो समाज को बदल डालो की वो होती है, और अब भी वही है। अब बल्कि अब तो कहते हैं समाज को उठा के उल्टा कर दो। अब तो वो वाली स्थिति आ गई, क्योंकि जहाँ आप क्राइम को, क्रिमिनल को इतनी रिस्पेक्टेबिलिटी दोगे तो एक सिविलाइज्ड आदमी कहाँ जी सकता है। इसलिए जो आप अभी कह रहे थे, इसीलिए हमारे जो माइग्रेशन हो रहा है, जो ज़्यादा पढ़ लिख रहे हैं वो माइग्रेट करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये सभ्य समाज का रहने योग्य जगह शायद नहीं है। मतलब आज की जेल में, अभी की राइट नाउ तिहाड़ जेल में और पहले की जेलों में मतलब क्या डिफरेंस था? मतलब अब एक मैकेनिज्म ऐसा हो गया है कि आपके ह्यूमन राइट्स के वैल्यू है। पहले ह्यूमन राइट्स की इतनी वैल्यू नहीं होती थी। अभी भी अमीर लोगों के लिए ह्यूमन राइट्स की वैल्यू है, गरीब लोगों के लिए नहीं है, अभी कहना चाह रहे हो? मतलब ह्यूमन, अब देखिए ना, अगर ऐसा अगर होता है तो अब कई सारी इंस्टीट्यूशन है, एनएचआरसी है या कोर्ट्स हैं, फौरन संज्ञान ले लेती हैं अगर कोई कहता है मेरा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है। पर पहले ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, ऐसी संस्थाएं नहीं होती थी। अच्छा, जेलों में बहुत लोगों को दफनाया भी जाता है, अंदर ही अंदर ऐसा होता है सीन? ऐसे दफनाया नहीं जाता। क्या होता है, अगर किसी को फांसी की सजा हुई है और फांसी के बाद अगर सरकार चाहती है कि उसकी बॉडी उसकी फैमिली को ना दी जाए, क्योंकि उस बॉडी का मिसयूज हो सकता है, कोई म्यूजियम बना दे, कुछ और बना दे, तो उसमें आप उनकी बॉडी को जो है जेल के अंदर दफना सकते, तो या जेल के अंदर जला सकते। कोई भूतों की कहानी आ जाती है वहाँ पे अंदर? हर लोग, अरे भांति भांति आपको के डर लोग लगता था वहाँ पे? हैं। मुझे डर क्या लगेगा, भांति भांति के लोग हैं। लोग कहते थे भूत आया है, मकबूल भट्ट का भूत खड़ा है या दूसरे खड़ा है। ये कहानी है, इसलिए हमने ना एक बड़ी अच्छी बात करते थे कि जहाँ पे भी कोई डेथ हो गया, कुछ हो, हमारे टाइम पे हवन करने का वो था। जरा सी कोई बात हुई तो बाहर से एक पंडित जी को बुलाया और पंडित जी हवन कर दो। पंडित जी आते थे, अपना 1 घंटा ढक के हवन करते थे। अच्छा, उसमें सभी धर्मों के लोगों का बड़ा विश्वास होता था हवन में। सारे धर्मों का? सब धर्मों के लोग बैठते थे हवन में, उसकी शांति के लिए। अगर किसी ने सुसाइड कर ली है, कोई मर गया है, या वैसी खुशहाली के लिए हम लोग हवन बड़ा फ्रिक्वेंटली करते रहते थे। तो हवन करते तो उसके बाद हम कहते थे अब कोई भूत प्रेत वगैरह नहीं आएगा। तो ये विश्वास एक बिलीफ थी। मतलब आपने आज तक कुछ नहीं देखा ऐसा अपने करियर के अंदर? आप ऐसी बातों बिलीव नहीं करते ना, बिल्कुल? लोग कहते थे ऐसे, लोग ऐसे कहते थे जी अभी वहां देखा है, अभी वहां देखा है, पर बिलीव नहीं करता था मैं। मतलब आपने एक बात तो बोली थी, ये पूरा सिस्टम कैदी चलाते हैं, जेल, कैदी हेल्प करते क्योंकि हैं, आप लोग सिर्फ नौकरी करते हो। कैदी हेल्प करते हैं। कैदी, वैसे कैदियों को आपके सुपरविजन में काम करना चाहिए, है ना। पर कई बार कैदी जो है आपके सुपरविजन में ना करके आपको चाहते हैं कि आप उनके सुपरविजन में काम करो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ आपने 8 फांसी देखी है, कोई मरा नहीं हो और फिर उसको टांग पकड़ के खींच के नीचे मारा हाँ, हो? वो एक रंगे के बारे में, मैंने रंगा बिल्ला में वो 2 थे एक्यूज, 2 कन्विक्ट थे। तो बिल्ला की तो डेथ हो गई थी, रंगे की डेथ नहीं हुई थी क्योंकि वो काफ़ी थिन उसके वो थे, स्टेचर के थे। तो उनकी टांग खींच के जो है वो टांग खींची गई, तो उससे उनकी डेथ। आपको रोना आया कभी कभी? भयंकर, बहुत भयंकर। बस तो रहे सर, पीछे का साइड देखना पड़ता है एक आदमी का। नहीं, देखिए आदमी का मन जो होता है, भगवान ने आदमी का मन ऐसा बनाया हुआ है हाँ,
कि जिसे एक आम आदमी को रोना आता है तो उसको भी रोना आएगा, अगर आम आदमी हंसता है तो उसको भी हंसना आएगा। तो ये हम भी इंसान हैं, रोना भी आता है, हंसना भी आता है। कौन से केस में रोए सर सबसे ज्यादा? नहीं, ये कभी ऐसे एक्सेप्शनली कभी हो जाता है, ऐसे वो नहीं अनइंटेंशनली हो गया, मतलब रोना आ गया। इंटेंशनली बना हो जाता है, तो वो ऐसी कभी रिग्रेट हुआ आपको कि यार ये नौकरी नहीं करता, मैं कुछ और करता तो ज़्यादा अच्छा रहता, इस सिस्टम में नहीं घुसता तो ज़्यादा अच्छा रहता, या परिवार वालों ने बोला कि इस सिस्टम में नहीं घुसते कोई अच्छी नौकरी करते तो ज़्यादा बढ़िया रहता? हाँ नहीं, पर देखें उस टाइम पे जब मैं इस नौकरी में आया था, लोग बैंक की नौकरी और टीचर की नौकरी को बड़ा एक रिस्पेक्टेबल समझते थे। टाइम टाइम से होता है, चेंज होता रहता है। आज बैंक की नौकरी या टीचर की नौकरी है, उसमें टीचर को तो अभी मानते हैं, पर बैंक की उसमें तनख्वाह वगैरह इतनी अच्छी नहीं है। तो उस टाइम पे होता था बैंक की नौकरी और इसको अच्छा मानते थे और कहते थे कहाँ तू जेल में फंस गया है। पर हर एक आदमी को अपनी एक यात्रा होती है, पूरी करनी होती है। मेरी जेल यात्रा लिखी थी, मैंने पूरी की। तो भाग्य में बिलीव रखते हैं मतलब आप कि ऐसा हाँ। होना था? हाँ नहीं, मैं तो जब जेल पे था तो मुझे एक कैदी ने मेरी जन्मपत्री बना के दी। जेल में ऐसे ज्योतिषी वगैरह काफ़ी आते हैं। उसने लिखा, कहता है आपके हाथ में जो है जेल की रेखा है। मैंने कहा जेल की रेखा? कहता है हाँ। उसने फिर दिखाया। फिर अभी पीछे मैं एक ज्योतिष कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मैंने ये वाली बात की कि क्या ये जेल की रेखा होती है। उन्होंने बताया कि जेल की रेखा होती है। सर थोड़ी सी बात करते, गाने की बात आई थी बीच में, ठीक है, अफजल गुरु की बात आई थी, आप जब लास्ट में उनका जब डेथ वाली बात थी तो उन्होंने आपको बोला था गाना सुनने के लिए, और उनका जो गाना जो सुनने की बात गई थी, अपने लिए जिए तो क्या जिए। जो भी देश में बदलाव लाना चाहते हैं, चीज़ें सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं, वो हमेशा यही बात करते हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, हमेशा दूसरों के लिए जीना चाहिए। तो क्या उस केस में वो सही थे? देखो क्या होता है कि हम सही या गलत का फैसला करने वाले कुछ नहीं थे। आपका एक हमें तो पर्सपेक्टिव। खाली हमारा पर्सपेक्टिव ये था कि इनके जाने के बाद कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये हर एक का पर्सपेक्टिव होता है कि आगे वो लॉ एंड ऑर्डर वो प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा, जो वो कह रहे हैं उनको अपनी भड़ास निकालने दो, आखिरी टाइम में भड़ास निकालने दो। तो उन्होंने अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं खाली क्रूसेडर हूँ, मैं एक सच्चाई का क्रूसेडर हूँ। मैं चाहता था कि करप्शन हिंदुस्तान से भागे, तो पर मैं उसका ही खुद ही मैं उसमें ट्रैप हो गया हूँ। मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। अगर मैं टेररिस्ट होता तो मैं अपने बच्चे को एमबीबीएस ना करवाता, या अपनी फैमिली को इस अच्छे तरीके से मैं ना चलाता। मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, तो हमारे पास सुनने के अलावा कोई और ऑप्शन थी भी नहीं। हम भी चाहते थे कि अपनी भड़ास जो है निकालो, अपनी भड़ास निकाल रहे थे। उसके बाद उन्होंने ये गाना जो सुनाया बादल पिक्चर का, कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए। और सही बात है, हमारे जितने बड़े बड़े शास्त्र हैं, जितने बड़े बड़े शास्त्र आप देखोगे, उसमें यही लिखा है कि आप दूसरे का अगर भला करोगे तो आपका भला होगा। आप अपने लिए जीना, अपने लिए तो एक जानवर भी जीता है। मैं आपको बताऊं, एक जिस फिलॉसफी को मैं मानता हूं, हमारे उसमें नियम है कि प्रत्येक को अपनी उन्नति नहीं समझनी चाहिए, बल्कि दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। कि अगर आपका पड़ोसी, आप दूसरे अगर प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसमें आपको अपनी प्रोग्रेस समझनी चाहिए। खाली अपनी प्रोग्रेस में आपको अपनी वो प्रोग्रेस नहीं समझनी चाहिए। मतलब जहाँ हमारे शास्त्रों में इतना लिखा हुआ है कि आप दूसरों की हेल्प करो, दूसरों की हेल्प करोगे आपका होगा। मेरा तो अब देखा, इतनी बड़ी लाइफ हो गई है मेरी, मैंने देखा है वाकई जो शास्त्रों में लिखा है कितना ठीक लिखा है। अगर आप दूसरे को दुख दे रहे हो तो आपको पक्की बात है आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा। चाहे इंटेंशनली करो चाहे अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली किया तो फिर उसको आप बाद में इम्प्रूव कर लोगे ना अपने आप को। अगर आपने दूसरे को जानबूझ के इंटेंशनली दुख दे रहे हो, 100% है कि आपको दुख मिलेगा मिलेगा। जो जितना आपने एक आदमी को दिया है, उससे आपको कई गुना ज्यादा मिलेगा। और अगर आप भला करोगे किसी का, मतलब भला जो वो डिजर्व करता है, आप भला करोगे तो आपको उससे कई गुना ज्यादा आपको उसका फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सर समय कम है, अभी आपको जाना भी है। मैं आपसे और बातें करना चाह रहा था बट फिर आएंगे आपके लिए, वापस आपके करेंगे पॉडकास्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच। मच। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कुछ आवाज़ उठाई जाएगी, आपको साथ में सम्मिलित भी किया जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक इनवाइटिंग। यू सो मच सर। थैंक यू।